इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। बहनों और भाइयों, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और अब तो भाई सीधी हवा लगती है, गर्म हवाएं लग रही है। तो कोशिश ज़रूर करें भाई, आपके जो काम है सुबह शाम के वो समय पर ज़रूर करें, क्योंकि भाई अब दिना दिन बढ़ती ज़रूर जा रही है गर्मी और कभी चपेट में ले हुए तो शरीर ठीक रहेगा तो भाई सारे काम अपने आप ज़रूर होंगे। और बहनों और भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी में हम बहुत कुछ लेकर आते हैं, लेकिन आज के जो कार्यक्रम में हम जो बातचीत करेंगे, आज महत्वपूर्ण चर्चाएं रहेगी, जिसमें फसल अवशेष जलाने के पर्यावरणीय दुष्परिणाम व प्रबंधन कैसे करें। और भाई चर्चा एकीकृत सौर ग्राम योजना की भी ज़रूर करेंगे। आज की नसीहत की भी हम बात ज़रूर करेंगे। अधिक लाभ के लिए डेयरी फार्मिंग में ध्यान देने योग्य बातें। और भाई कुछ महत्वपूर्ण बात ज़रूर करिए भाई, क्योंकि खेत हमारे जो खाली हो गए हैं तो 1-2 महीने में हमने क्या करना चाहिए उस बारे में भी बातचीत आज हमने ज़रूर करी है, एक चर्चा ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा हम आज के कृषि प्रश्न से ज़रूर करते हैं और आज का कृषि प्रश्न है, हरियाणा राज्य के खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है। भाई उस वो फसल बतानी है जो भाई हरियाणा में सबसे ज़्यादा हम लेते हैं। प्रश्न एक बार फिर से, हरियाणा राज्य के खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है। भाई गेहूं, चावल, जौ, गन्ना, अन्य कोई भी फसल हो सकती है इनमें से सभी में, तो इनमें से एक है। तो इसका जो आप सही उत्तर हमारे को 6:50 से पहले SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे को भेज सकते हैं। और भाई जो सही जवाब देगा भाई उस भाई का नाम भी ज़रूर बताएंगे, बधाई भी ज़रूर देंगे। तो बिना किसी देरी के भाई आज का जो कृषि प्रश्न, इसका उत्तर आप ज़रूर दीजिए। हरियाणा राज्य के खाद्यान्नों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है। और अब बातचीत सुना देते भाई, महत्वपूर्ण हमने बातचीत करी थी और हमारे साथ भाई जुड़े थे डॉक्टर विनोद कुमार जी, जो कि विषय विशेषज्ञ पौध संरक्षण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा से हैं। और इनसे हमने बातचीत करी थी भाई हरी खाद के महत्व के बारे में, और भाई महत्वपूर्ण जानकारी है। तो बिना किसी देरी के बातचीत जरूर सुन लेते हैं। नमस्कार साथियों, आज कार्यक्रम किसान वाणी में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी, जो कि विषय विशेषज्ञ पौध संरक्षण के लिए है, और आज बातचीत करेंगे उनसे हरी खाद के महत्व के बारे में। और डॉक्टर साहब कृषि किसान कल्याण विभाग हरियाणा में कार्यरत है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने मुझे आज किसान साथियों से बात करने का मौका दिया। जी डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं जैसे चारों तरफ हमारे खेत खाली है जी, तो किसान भाई क्या करे जिससे वे इन जो खेत खाली है उनसे लाभ ले सके, ऐसा क्या करे? विनोद भाई, आप देखो, आप जैसे आपने ये बात कही कि आजकल खेत खाली हैं, क्योंकि हमारी जो रबी की फसल थी, जो मुख्यतः हमारी गेहूं की फसल होती है जी, लगभग कट चुकी है और सभी किसान भाइयों ने फसल को काट के मंडियों में बेच भी चुके हैं। तो अब जो हमारा धान बोने का जो समय है वो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि 25 जून से पहले हम धान की रोपाई नहीं कर सकते जी। तो इसलिए, क्योंकि आज हमारा जैसे 1 मई है, तो पूरा मई का महीना और पूरा हमारा लगभग जून का महीना, तो 2 महीने का समय किसान के पास अभी खाली है।
उसके खेत खाली रहेंगे। तो इस समय किसान भाई किस प्रकार से ऐसी कौन सी फसल बो के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा। विनोद जी, किसान का खेत खाली हो चुका है और अब सही समय है कि किसान भाई वहां अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने हेतु उसके अंदर हरी खाद का प्रयोग करें। हरी खाद किसको बोलते हैं? हरी खाद उसको बोलते हैं जब हम किसी ऐसे पौधे को उसकी फ्लावरिंग आने से पहले, फूल आने से पहले या उसके फल लगने से पहले उसको उसी खेत में बहा देते हैं और मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, तो उसको हम ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद का प्रयोग बोलते हैं जी। तो इसके लिए हमारे पास मुख्यतः 2 फसलें आती हैं, जिनमें से एक फसल हमारी है ढैंचा। ढैंचा किसान भाई अच्छी तरह से जानते हैं। ढैंचा सरकारी तंत्र से भी मिल सकता है, आप जो सरकारी एजेंसीज हमारे वहां से किसान भाई ले सकते हैं और उसका लगभग 12 किलो बीज प्रति एकड़ डलता है। अगर किसान भाई उसको बोते हैं अपने खेतों के अंदर, तो लगभग जब वो 2 महीने का हो जाएगा, 2 महीने के बाद उसको आप तने समेत, पत्तों समेत उसको मिट्टी में मिक्स कर सकते हो, जिससे आपकी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाएगी। और साथ साथ जमीन के अंदर जो आजकल बहुत भारी कमी पाई जाती है, जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर का नाम देते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर भी हमारी जमीन में उस ढैंचे के पौधे को जमीन में मिलाने से प्राप्त हो जाएगा और हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, जो ताकत है, वो बढ़ जाएगी और निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारा अगली फसल पे देखने को प्राय मिलता है जी। क्योंकि ढैंचा जो है लगभग 2.5-3 फीट तक का लंबा हो जाता है, तो उससे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो काफी अधिक मात्रा में हमारी जमीन को मिलता है। साथ साथ उसकी जो जड़ें हैं ढैंचे की, उन ढैंचे की जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं। वो गांठें जो है वातावरण से नाइट्रोजन फिक्स करके, मतलब बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरियाज वातावरण से नाइट्रोजन खींच के और अपनी जड़ों में उसको इकट्ठा करते हैं। जब वो नाइट्रोजन वहां इकट्ठा हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो अगली फसल हमारी आएगी, उस फसल में किसान भाई उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं जी। तो ढैंचा तो इस प्रकार से काम आता है। दूसरी फसल हमारी मुख्य जो है, जिसको हम हरी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है हमारी मूंग जी। मूंग कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों के अथक प्रयासों से अब हमारे पास 2 किस्में ऐसी किस्में हैं जो सिर्फ 60 और 65 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं जी। वो है मूंग। उसकी 2 किस्में जो है, एक तो है MH421 और दूसरी है ये किस्म है हमारी मूंग की MH421, मूंग हरियाणा 421, और दूसरी है SML 668 यानी समर मूंग लुधियाना 668। ये दोनों किस्में जो हमारी 60 से 65 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। और किसान भाई अगर अब उनको बोना चाहता है तो उनको बो सकता है। अगर आपको बोने के बाद फली तक उसको लेके जाना है, अगर फली मिलती है तो वो किसान के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अगर मान लो उस खेत से आपको 1 क्विंटल भी मूंग मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि 1 क्विंटल मूंग जो है हमारे एक साधारण परिवार के लिए पूरे साल भर राशन हो जाती है जी। तो वो आपको वहां से फली तो मिलेगी, मूंग तो मिलेगी। साथ साथ जब फली तोड़ने के बाद जो पौधा बचता है, वो पौधा भी वही काम करता है जो ढैंचे का पौधा करता है हरी खाद के लिए। हाँ, मूंग के जड़ों में भी गांठें होती हैं, उन गांठों में बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरिया जो है हमारे वातावरण के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जमीन के अंदर। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने ढैंचा के बारे में बताया, मूंग के बारे में, इनका कोई निश्चित समय भी है भाई कब बोना चाहिए इसको? ढैंचे को पहले तो ढैंचा के बारे में बात कर लें। ढैंचा मैंने बताया, ढैंचा आप किसी भी सीजन में बो सकते हो हरी खाद के लिए जी। आपके पास समय होना चाहिए आपके पास। अब लगभग 2 महीने का अगर ढैंचा हमारा हो जाता है तो वो बहुत प्रभावशाली रूप से हमारे खेत के अंदर हरी खाद के रूप में कार्य करता है जी। फसल को लगभग 2 महीने जरूर मिलने जरूरी है। ऐसे ही मूंग है। मूंग को अगर हम 15 अप्रैल तक बो देते हैं तो हमें उम्मीद हो जाती है कि उससे फली आ जाएंगी, लेकिन जो जो आप लेट जाते हो तो लेट जाने से हमारी जो आपने प्राय देखते हैं आपके 15 जून के आसपास, 15 मई के आसपास जो है प्री मानसून शावर्स आ जाते हैं कई बार। अगर प्री मानसून वर्षा हो जाती है और भारी वर्षा हो जाती है तो मूंग की जो वनस्पतिक वृद्धि वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और तो वनस्पतिक वृद्धि ज्यादा होने से वहां फली आने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन उसमें किसान को घबराना नहीं चाहिए। अगर उसकी वनस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो गई है तो वो भी उसके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जितना बड़ा पौधा होगा जब उसको जमीन में मिलाएगा, मिट्टी मिलाएगा, तो निश्चित रूप से वो अधिक हरी खाद के रूप में पौधे के अंदर, जमीन के अंदर जाएगा। तो वहाँ किसान की जो फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी जो है, वो बहुत अच्छे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण समय है जिसमें हम अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। विनोद जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। हम वर्ष भर
अपनी जमीन से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। जी हम बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हम जमीन को दे क्या रहे हैं। जी हम लगातार जमीन के अंदर जहर डाल रहे हैं, डीएपी के रूप में, यूरिया के रूप में, केमिकल्स के रूप में, दवाइयों के रूप में। लेकिन जो अब समय है, अब समय वो है कि जमीन को हम कुछ दे रहे हैं। मतलब कि देने तरोताजा का करने समय। का ये समय है जमीन को, जो अब साल जमीन को कुछ देने का समय है। जी तो अब अगर किसान भाई चाहें तो जमीन को कुछ न कुछ दे के उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। अगर भूमि का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वहाँ एक अच्छी पैदावार मिलने की संभावना बहुत अच्छी हो जाती है। जी तो ये वो समय है कि जब हम अपनी भूमि के स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं हरी खाद के माध्यम से। जी डॉक्टर साहब, ये आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। और डॉक्टर साहब, अब अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है, क्या विचार है अंत में? अब जो है मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां हम अपने खेतों में करते हैं तो उससे तो हमारी फसल में लागत कम आती है। जी दूसरा, हमारा जो वातावरण होता है वो दूषित नहीं होता है। जी और इस प्रकार की प्राकृतिक तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक हमारी फसल की जो गुणवत्ता है बहुत अच्छी मिलती है। और अगर गुणवत्ता अच्छी होती तो हमें उसकी कीमत भी ज्यादा प्राप्त होती है। साथ साथ हमारी मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत अच्छी बढ़ती है। जी तो और साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारी जमीन के अंदर जो हमारे लाभदायक जीवाणु हैं, जो लगातार 24 घंटे हमारे लिए काम करते हैं, जो लगातार 24 घंटे हमारे लिए काम करते हैं, उनकी संख्या बहुत अच्छी बढ़ जाती है, जो निश्चित रूप से हमारी पौधों के लिए, हमारी खेत के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आप जुड़े और महत्वपूर्ण अपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी। तो साथियों, ये बातचीत हमने करी डॉक्टर विनोद कुमार जी, जो कि विषय विशेषज्ञ पौध संरक्षण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा से हैं। और इन्होंने भाई महत्वपूर्ण जानकारी जरूर दी हरी खाद के महत्व के बारे में। और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि भाई देखो, साल भर हम अपनी भूमि से हम लाभ लेते हैं, कम से कम हमें उस भूमि के बारे में भी सोचना चाहिए, उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हमारी जो हम इससे पौध लेते हैं, जो हम लाभ लेते हैं, उसका हमें जीवन भर आगे बढ़िया लाभ मिलता रहे। तो साथियों, ये तो करी हमने चर्चा, और अब अन्य विषय जरूर लेते हैं। भाई चर्चा करेंगे फसल अवशेष जलाने के पर्यावरणीय दुष्परिणाम व प्रबंधन कैसे करें। बहनों और भाइयों, विभिन्न फसलों की कटाई के बाद भाई बचे हुए जो डंठल है, गहराई के बाद बचे हुए पुआल है, भूसा है, तना है, जमीन पर पड़ी हुई पत्तियां आदि, उसमें फसलें अवशेष उसमें रह जाते हैं। और भाई देखो, कई जो किसान देखते भाई आग लगा देते, भाई आग नहीं लगानी चाहिए, वह आग आगे तक फैलती है, पर्यावरण दूषित भी होता है। और साथ के साथ भाई जो मित्र कीट होते हैं वो भी भाई ख़त्म हो जाते हैं, और भाई जो ज़मीन की जो जान होती है वह उसमें ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा कभी ना करे भाई, आप फासों को आग लगा दे, वह आग फैल भी जाती है, पर्यावरण कितना प्रदूषण होता है। और भाई कोई सड़क के किनारे किस तरह कोई जा रहा हो तो भाई वो आग की चपेट में भी आ जाता है, भाई धुआं भी हो जाता है, और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा कदापि ना करे। जो ऐसा करता है साथियों, उनको आप ज़रूर समझाएं। और बात हम फसल अवशेष प्रबंधन, अवशेष जलाने की बात कर रहे थे भाई। विगत एक दशक से भाई खेती में मशीनों का जो प्रयोग बढ़ा है, साथ ही खेती और मजदूरों की जो कमी की वजह से भी भाई यह एक आवश्यकता बन गई है। ऐसे में भाई कटाई के लिए भाई कंबाइन हार्वेस्टर का प्रचलन बहुत तेज़ी से तो बढ़ गया है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में भाई जो फसल अवशेष खेतों में पड़ा रह जाता है। क्योंकि देखो, जब कंबाइन चलती है तो भाई ऊपर का जो हिस्सा ज़रूर ले लेते, लेकिन नीचे फांस ज़रूर छोड़ देते लंबे, और जिसका समुचित प्रबंधन एक चुनौती है। किसान अपनी सहूलियत के लिए इसे भाई जलाकर प्रबंधन करते हैं, और इसके पीछे किसानों के अपने तर्क है भाई। उनका कहना भी है कि भाई कुछ फसलों जैसे कि धान, गेहूँ के फाने जल्दी मिट्टी में गलते नहीं हैं, साथ ही धान की रोपाई के खेत के किनारों पर इकट्ठे होने से मजदूरों के पैरों में चुभते हैं। अलग से अवशेष प्रबंधन में धन, मजदूर, समय इसकी आवश्यकता होती, तो
फसलों के बीच उपयुक्त समय के अभाव की वजह से भी भाई हम ऐसा करते हैं। लेकिन भाई यह भी कहना ज़रूर है कि फसल अवशेषों को जला देने से भाई खेत तो साफ होता है, लेकिन भाई इस तरह से फसल अवशेष प्रबंधन खेत की जो माटी है, वातावरण है और मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भाई बहुत ज़्यादा घातक होता है। और इसका अंदाज़ा भाई आप किसानों को कम ही समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में भाई सालाना 630 तक 635 मीट्रिक टन फसल अवशेष पैदा होता है। कुल फसल अवशेष उत्पादन का 58% है, धान्य फसलों से 17%, गन्ना 20%, रेशा वाली जो फसलों से तथा 5% तिलहनी फसलों से प्राप्त होता है। और सर्वाधिक फसल अवशेष जलाने की रिपोर्ट भाई हम देखा तो भाई कई राज्यों में हमें मिलती है। और लेकिन भाई इसका जो प्रबंधन बहुत ज़रूरी, फसल अवशेष जलाने से मृदा में होने वाली हानि भी होती है, क्योंकि जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसमें ह्रास है। अवशेष जलाने से भाई 100% नाइट्रोजन, 25% फास्फोरस और 20% पोटाश और 60% सल्फर का नुकसान इसमें हो जाता है। और भाई देखो, इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए फिर आप अन्य साधन अपनाते हैं भाई, पैसा भी लगता है, धन भी लगता है। और वो जो भाई जो एक हेल्थ होती है जो ज़मीन की, उसको बढ़ने में भाई समय ज़रूर लगता है। तो ऐसा ना करें। अगर जो आप प्रबंधन सही करते हैं तो सात्विक तो मित्र कीट भी ज़रूर बचेगी, फसल आपकी अच्छी होगी, पर्यावरणीय संतुलन भी ज़रूर बना रहेगा भाई, किसी को नुकसान भी नहीं होगा। और इसी तरह साथियों हम मनुष्य का, हम सभी का इसमें ध्यान रख सकते हैं। और जो भूमि की संरचना में भाई क्षति होने से जो पोषक तत्वों का जो समुचित मात्रा में स्थानांतरण नहीं हो पाता और अत्यधिक जल का निकास नहीं हो पाता और भूमि के कार्बनिक पदार्थों का ह्रास तो होता ही है। फसल अवशेषों से मिलने वाले जो पोषक तत्वों से मृदा वंचित रह जाती है और जमीन की ऊपरी सतह पर रहने वाले जो मित्र कीट व केंचुआ आदि भी इसमें नष्ट हो जाते हैं। कुल मिलाकर अगर जो हम कहें तो साथियों, अगर जो हम फसल अवशेष जलाते रहे तो भाई एक समय ऐसा आएगा कि भाई हम उस खेती से, उस ज़मीन से कुछ भी फसल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो ज़मीन बंजर हो जाएगी। और कई बार हम कई जगह देखते भी है भाई, कई जगह तो जो फसलें होती है वो उगती नहीं है, वो कम हो गई है और जो ज़मीन है बंजर हो गई है। तो ऐसा ना करें। यदि आप ऐसे जलाते रहेंगे तो भाई अन्न नहीं उग पाएगा और ना ही लाभ मिल पाएगा। तो कोशिश जरूर करें भाई, इसका प्रबंधन बढ़िया तरीके से करें भाई। सरकार भी भाई महत्वपूर्ण कदम ज़रूर उठाती है ताकि भाई हम इसमें जानकारी बढ़ा सकें। और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव भी अगर जो देखा तो भाई एक तो अस्थमा है, दमा है जैसी सांस से संबंधित बीमारियों के मरीजों को काफ़ी भाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। थोड़ा उनके बारे में भी भाई हमने सोचना चाहिए। साथ ही इन रोगों के मरीजों की संख्या भाई तेज़ी से वृद्धि हो रही है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण आँखों में जो जलन है, चर्म के रोग की शिकायतें बढ़ जाती है। हाल के वर्षों में देखा है तो भाई फसल अवशेष जलाने की वजह से भाई कैंसर जैसी भी बीमारी के मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो भाई देखो, किसान तो हमेशा समाज का भाई हमेशा आगे बढ़ाता है, अग्रणी होता है, पूरे विश्व को लेकर चलता है। तो कोशिश ज़रूर करें, आप ज़रूर समझाएं फसल अवशेष प्रबंधन बढ़िया तरीके से करें भाई और जलाए नहीं। और भाई इसका यही फ़ायदा है कि अगर जो हम इन बातों पर ध्यान दें तो वह निश्चित तौर पर भाई समाज को हम एक सही दिशा व दशा भी ज़रूर दे रही है। क्योंकि भाई किसान हमें जीना सिखाता है और जीने के लिए अगर जो बेहतरीन बातें जब किसान करता है तो सोने पर सुहागा ज़रूर होता है। और पर्यावरण संबंधित दुष्परिणाम की बात करें तो भाई वैश्विक पतन और यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा देता है भाई। नूनी बेरा भाई कोई से टाइम बारिश हो जाए, धूप हो जाए और भाई मौसम ज़रूर बदलता है और स्मॉग जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिस तरह सड़क पर भाई दुर्घटनाएं भी होती है। फसल अवशेष के साथ साथ खेत के किनारों के पेड़ों को भी भाई आग लग जाती है, चपेट में ज़रूर आ जाते हैं। और जो ओजोन परत की जब हम बात करते हैं उसका भी ह्रास होता है और अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से नुकसान होता है और ग्रीन हाउस जैसे गैसों का अधिक मात्रा में उत्सर्जन से वैश्विक पतन इसमें बढ़ावा मिलता है। तो प्रबंधन के लिए विकल्प की बात करें तो अवशेषों को पशु चारा अथवा औद्योगिक उपयोग के लिए इकट्ठा करना चाहिए। अवशेषों को मिट्टी में मिश्रित करना चाहिए। अवशेषों की भूमि की सतह पर रखना और अवशेषों से
कृमि खाद बनाना, अवशेषों से इथेनॉल का उत्पादन करना, अवशेषों से बायोगैस का उत्पादन करना भी है। और भाई सरकार महत्वपूर्ण इसमें कदम ज़रूर इसमें बढ़ा रही है और साथ लेकर ज़रूर चल रही। तो कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए भाई, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए भाई, फसल अवशेष जलाने नहीं चाहिए। और बात अब कर लेते भाई कल के कृषि कार्यक्रम की। कल भाई 3 तारीख है, रविवार है और कार्यक्रम रहेगा थारे संदेश हमारे गीत। तो सोमवार को जो हम कार्यक्रम लेकर आगे अन्नदाता, उसमें भाई बात करेंगे खेतों में चूहों की रोकथाम के उपाय और नई फसल नई उमंग में गर्मियों में हरा चारा वाली फसलों की बिजाई के महत्व के बारे में जानकारी देंगे। जानकारी प्राकृतिक खेती के में भी ज़रूर देंगे। और अब मौसम की जानकारी आपको ज़रूर दे देते भाई। आज का अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह आने वाले 24 घंटे की भी बात हम ज़रूर कर लेते हैं। अधिकतम 32 और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना है। और अब भाई रागनी सुना देते हैं मैंने जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है, और उसके बाद चर्चा करेंगे एकीकृत सौर ग्राम योजना के बारे में। तो सुनते हैं ये रागनी। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करया न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करया न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। कहन की कोना एक म्यान में 2 बरछी दिके कह रहन की कोना। दरबारा में शोर माच जाया चोट सहन की कोना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की कोना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की बोला। न्यू आवे धन न्यू है चाला जा, न्यू आवे धन न्यू है चाला जा। गैल मरा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करया न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। बालकपन नादान अवस्था क्यों करे घर से ताऊंगा। 10 मानस का 6 हो जावे क्यों कर जीव हलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा। बब्बर शेर भी भूखा मर जा, बब्बर शेर भी भूखा मर जा। पर डाब चर्या न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करया न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते।
ही हो से उनकी जात। एक फिर गलिया में बजता एक साधु संता के साथ। एक बाप का दो बेटे हों, एक ही उनका हो से गात। एक तेसर बदनामी धर ले, एक करे पंचा में बात। एक तेसर बदनामी धर ले, एक करे पंचा में बात। पेज के ऊपर जहर का प्याला, पेज के ऊपर जहर का प्याला। झूठ भरा न करते, मरते भरिया दुश्मन के सरे दोष धरा। तो साथियों, अब हमने आज का जो कृषि प्रश्न पूछा था उसके बारे में जानकारी जरूर दे देते हैं। हरियाणा राज्य के खाद्यान्न में सर्वाधिक उत्पादकता भाई गेहूं की है, इसका सही उत्तर है। और इसका जो सही जवाब है साथियों, हमारे को सेक्टर 30 उमरी चौक से हमारे पास पारस बबीता का ज़रूर आया है, इनको बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह भाई रणधीर सिंह वांगड़ मेजो देवी यमुनानगर से भी हमारे पास सही जवाब आया है। और भाई हमारे पास जो सही जवाब एक और आया भाई, इसको हम ले रहे भाई ये संजीव कुमार, अमन कुमार और गांव कोकाणी करनाल हरियाणा से, इनका सही जवाब आया है। और इसी तरह साथियों एक और सही जवाब हम ज़रूर ले रहे हैं, ये भाई हमारे पास हासी से ज़रूर आया है। और आशीष अटकान और परिवार के सभी सदस्य, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और अब साथियों जानकारी जरूर देते हैं, एकीकृत सौर ग्राम योजना भाई महत्वपूर्ण योजना है, इसका हमें लाभ ज़रूर लेना चाहिए। और आज एक और जानकारी आपको भाई किसान कॉल सेंटर की भी ज़रूर दे रहे हैं, 1551 घर बैठे आप सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। और PIB ऐप के माध्यम से भी आप घर बैठे सारी जानकारियाँ इसमें ले सकते हैं। और एक बात भी हम ज़रूर कर देते भाई, सफल डेयरी फार्मिंग के माध्यम से भी आप जीवन को बेहतर बना सकते हैं, लाभ प्राप्त ज़रूर कर सकते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। साथियों, कार्यक्रम में आज के इस अंक में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों भाइयों, राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।